हेलो एस्पिरेंट, आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज का सेशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट था। कहने का मतलब ये जो सेशन आया है कंप्लीट एनालिसिस के बेस पे आया है। इसमें आपको एनसीईआरटी 9th की साइंस मिल रही है और ये नॉर्मल तरीके से नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, इसमें सबसे पहले मैंने अभ्यास के प्रश्नों को रखा है। ये देखिए, इस अभ्यास को प्रश्न को रखने के बाद से देखिए इस प्रकार से मैंने सब कुछ बनाया है। इस प्रकार से सभी प्रश्न हैं। उसके बाद से ये सभी के सभी अंदर वाले प्रश्न हैं जो चैप्टर के अंदर से बन रहे हैं, क्योंकि इससे बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछ रही है। तो मैंने इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने देखने को मिलेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर का आपका जो लास्ट का आपने क्या सीखा, इनको भी हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद से इस चैप्टर से जो भी बनने वाले एमसीक्यू हैं, जैसे देखिए आपको जहां तक मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं, ये कहने का मतलब पूरी कंटेंट देखते हैं, तो आपको बुक छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। आपको इस प्रकार के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्लीज इस चैनल पे बने रहें, शुरू से लेकर के अंत तक पूरी चीजों को देखें, समझे, सुने। उसके बाद से आप पूरी गहनता से पीडीएफ को प्रिंट कराइए, करा करके इसको पढ़िएगा। पीडीएफ तो अभी नहीं मिलेगी, कंप्लीट जब क्लास हो जाएगी तो फिर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केवल चैप्टर 1 से आपको 60 क्वेश्चन के आसपास हमने एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार किए हैं। उसके बाद से आपको चैप्टर 2 से, मैं चैप्टर 2 में बताऊं, चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास तैयार किया गया है। और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, क्योंकि हम देखे हैं कि जो बीपीएससी का एक पैटर्न बन रहा है, वो एग्जाम में अभ्यास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चैप्टर के अंदर से पूरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने सभी चीजों को तैयार किया है और बहुत मजा आएगा आपको। जहां पे डिस्क्राइब वाली चीजें होंगी वहां पे आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक शेयर और एक लाइक तो भाई आपसे बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया भाई, बहुत मेहनत से। क्योंकि ऐसी कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगी, शायद, जहां तक मुझे पता है कि मैंने इसको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बनाया। अब चलिए हम आपके सामने लाते हैं एक एक चीजों को करके और इसको अच्छे से समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जो है हमारे आसपास का ये जो पदार्थ है, वो उस चैप्टर से, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपको इस चैप्टर से जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके चैप्टर के पीछे दिए गए हैं उनसे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। आपको एग्जाम में भी आता है। तो चलिए मैंने इसको आपको आपके सामने डायरेक्टली पूरी चीजों को करके बताया। देखिए, जब कोई भी चीज केल्विन में दिया हो, तो उसको साधारण सा फंडा है कि जब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें से 273 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी केल्विन है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। तो यहां से देखिए 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन में क्या करेंगे हम, 300 में 273 को हमने माइनस किया, तो कितना है आपका 27। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 27 डिग्री सेल्सियस हो गई। क्लियर है। वैसे ही हम इसकी बात करेंगे 573 केल्विन की, तो 573 में भी हम 273 को माइनस करेंगे, तो सीधा के सीधा आपका 300 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही हम बात करेंगे 373 की, तो 373 में जब 273 को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आपका 100 आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 100 डिग्री सेल्सियस होगी। अब हम इसकी बात करें, इसका भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें से 273 को माइनस करेंगे 127 आएगा, यानी इसकी वैल्यू आपकी 127 डिग्री सेल्सियस होगी। चारों के चारों आंसर आपको पता होगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, इसके हल भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब देखिए, अब केल्विन इकाई में कैसे मैंने परिवर्तित करने का सिखाया। जैसे हमने वहां पे 273 को आपको माइनस किया है, अब इसमें 273.15 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, 273.15 को इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जैसे देखिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस की बात किया है, इसमें हमने 273.15 को ऐड किया, ये बन गया आपका 298.15 केल्विन। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में आपको 373 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी हमने 273.15 किया,
इस प्रकार का ये क्वेश्चन ये बन गया। मतलब चारों में हम 273 प्लस 15 ऐड करेंगे, आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए आ गया, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करने, दोनों दोनों विधि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। अब दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा अवलोकन के तरीके से पूछा है कि इसमें से आपको अवलोकने हेतु कारण लिख, इससे आपका थॉट्स थोड़ा सा डेवलप होगा। केवल एमसीक्यू रट लेने से सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको थॉट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं आपके सामने। हाँ, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। अदृश्य होने का रीजन एक ही है कि सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन की क्रिया इसमें होती है और सीधे ठोस से आपके गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। मैंने इसके उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा के लिखा है कि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ, जिसको हम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, यह है। ठीक है, मतलब नेफ्थलीन क्या है? ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, जो क्या होता है, जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और कोई भी द्रव अवस्था इसमें नहीं बनता है। इसलिए क्या होता है, समय के साथ साथ यह हवा में गैस के रूप में जाकर के ये मिलकर के और ये अदृश्य हो जाता है। तो कारण समझ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको इसमें से बना करके पूछ सकता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है, इसमें डिफ्यूजन होता है, मतलब इसमें प्रसरण होता है। चलिए इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि इत्र में अत्यधिक वाष्पशील अणु होते हैं, मतलब इसमें वाष्प से संबंधित अणु होते हैं। ये अणु वायु में बहुत ही तेजी से क्या होते हैं, फैलते हैं, और फैलने के बाद से ये प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा चारों ओर क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। यानी जब भी प्रसरण की प्रक्रिया होगी तो वो चीज चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और जिसकी गंध आपको क्या होगी, बहुत दूर तक आपको महसूस होगी। देखते हैं, फ्रेग्रेंस एक जगह किया जाता है, काफी दूर तक सुना, काफी दूर तक इसका सुगंध होता है। तो वो किसके वजह से होता है, वो प्रसरण की वजह से होता है। ठीक है, समझ गए बात? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कर, अभी हम अभ्यास की तरफ हैं, ये अभ्यास के सब प्रश्न आपको करा रहे हैं हम, और बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर एक चीज आपको मिलेंगे। करा कि निम्नलिखित में से पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण में व्यवस्थित करना है। बहुत आसान है, कहने का मतलब क्या होगा, जल क्या है, तो जल एक प्रकार का क्या है, द्रव है। चीनी क्या है, तो चीनी एक प्रकार का क्या है, ठोस है। ठीक है ना, क्रिस्टलीय पदार्थ है ये। तीसरा है आपका ऑक्सीजन, क्या है, गैस है। तो आकर्षण किसमें होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण यानी आपके ठोस में होता है। ठोस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो अणु काफी पास पास बंधे होते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा दूर किसमें होगा, द्रव में होगा, और सबसे ज्यादा मतलब किसमें होगा, तो आपका गैस में होगा। तो ये कह रहा है कि बढ़ते हुए, मतलब सबसे कम देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर किसमें होते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में होते हैं। तो ऑक्सीजन के बाद से क्या होगा, जल होगा, और जल के बाद से क्या होगा, चीनी होगा। ये इनके बढ़ते हुए आकर्षण है, इन बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार इनको व्यवस्थित कर दिया गया। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अब इसमें देखो, आपको बताना है भौतिक अवस्था। इनको हम बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने पूरे हल के साथ प्रश्नों को किए हैं कि आपको पीडीएफ, मैं इस समय तो पढ़ाऊंगा ही, आपको समझाऊंगा ही, और पीडीएफ यदि आप लेते हैं तो आपको इससे डायरेक्ट लाभ मिलेगा। अब चलिए हम आगे की तरफ इसको लेके बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन ये कि भौतिक अवस्था बताना है। तो ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या रही होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल रही होगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो जल का सामान्य दाब होता है, वो तरल अवस्था में होता है। तो समझ में आया, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या रही होगी, तो ये रही होगी लिक्विड फॉर्म में। अब आ गया दूसरी कि अब 0 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में जल की भौतिक अवस्था क्या होगी।
तो ये बताइए, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो किस फॉर्म में होगा? बर्फ के फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भौतिक अवस्था होगी, वो पहले तो आपकी ठोस होगी, उसके बाद से कुछ क्षण के बाद से इसको तरल में परिवर्तित होने को आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो जल का गलनांक या हिमांक बिंदु होता है। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो जल आपका बर्फ बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब आप तीसरी बात कह रहा है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था बताना हो आपको, तो क्या बताएंगे? इसमें आप बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? काफी उसमें बॉइलिंग होगा, बॉइल्ड होगा। जब बॉइल्ड होगा तो जल किस फॉर्म में परिवर्तित होगा? तो जलवाष्प के फॉर्म में परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो वो तरल होगा। अब वो तरल जब उसको गर्म करेंगे और वो खौलना शुरू करेगा, बॉइल्ड होना शुरू होगा, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में। मतलब वो जलवाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी को हम गैसियस के फॉर्म का नाम देते हैं। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो तरल होगी और गैस के फॉर्म में होगी। क्लियर है? अब यहाँ तक तो आपके प्रश्न पाठ के प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं पाठ के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनने वाले हैं हम उनके तरफ। ठीक है? यदि आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक, एक मोटिवेशन के तौर पर प्लीज जरूर दें, और अपने जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। चलिए, अब हम आते हैं आपको जो चैप्टर के अंदर प्रश्न है उनके तरफ लेकर के। सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ, तो पदार्थ का मतलब क्या होता है? तो पदार्थ वो चीज होता है जो स्थान घेरता है। समझ में आया? जो क्या होता है? स्थान घेरता है। क्लियर है? तो ये बताइए कुर्सी क्या है? कुर्सी एक, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और क्या होगा? यह स्थान घेरेगा। यानी ये क्या होगा एक प्रकार का? तो ये हो गया आपका पदार्थ। क्लियर है? चलिए, दूसरा आपको हम बात करें, वायु। वायु क्या है? बहुत लोग कहेंगे सर ये तो पदार्थ नहीं है। वायु भी पदार्थ है, क्योंकि वायु में जैसे मान लीजिए गैस, गैस के पास द्रव्यमान होता है और ये आयतन रखती है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक प्रकार से पदार्थ हो गया। ये भी पदार्थ हो गया। जैसे आपका स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ये पदार्थ नहीं, एक प्रकार की ये भावना है। ये हमारा पदार्थ नहीं हुआ। दूसरा गंध, गंध भी क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार का किसी का ये गुण है। ये भी आपका पदार्थ नहीं हुआ। ठीक है? मतलब, और घृणा, घृणा भी एक प्रकार का भाव है, ये भी नहीं हो सकता। बादाम, बादाम तो सब लोग खाते होंगे, यानी बादाम में कोई ना कोई मांस होगा, द्रव्यमान होगा, एक ठोस एक खाद्य पदार्थ है, यानी ये आपका पदार्थ है। विचार, विचार कौन सा पदार्थ है भैया? नहीं, विचार तो मेरा एक प्रकार का भावना है ना। शीत, शीत की हम बात करें तो शीत क्या है? आप बताइए। ये आपका क्या है? इस शीत मतलब ये वो होते हैं ना, क्या नाम है, जैसे आपका शीत मतलब ड्यू जो होते हैं, जिसको हम पदार्थ मान सकते हैं। आपका नींबू, नींबू क्या है? तो नींबू आपका पदार्थ है। ठीक है, जैसे नींबू पानी की बात करें, पदार्थ है। इत्र की सुगंध, अब पूछेंगे सर इत्र की सुगंध क्या है? तो इत्र की सुगंध जो हम बात करेंगे आपको, इत्र की सुगंध की बात कर रहा है, इत्र की बात नहीं कर रहा है। तो सब सुगंध की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का भावना पैदा कर रहा है ना, जो आपकी गंध दूर तक फैलाने की बात कर रहा है। ये भी पदार्थ नहीं माना जाएगा। केवल इत्र की बात करता हूँ पदार्थ मान लेते, लेकिन इत्र के सुगंध की बात कर रहा तो ये भी आपका एक प्रकार से पदार्थ नहीं है। तो समझ में आया ना? सबको कैटेगरी वाइज करके पढ़ा दिया, बता दिया। अब हम आते हैं इसके तरफ। चलिए, अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ जो यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे आपको तो डायरेक्टली दे दिया है। कह रहा है क्या कि किसी द्रव्य, किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन क्या कहलाती है? तो घनत्व कहलाती है। यानी हम घनत्व की बात करें तो घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। याद रखिएगा, क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन आपका क्या होता है? ये घनत्व का फार्मूला होता है। अब क्या करना है? इसके घनत्व के
घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, मैं इसका एक एमसीक्यू आपको फॉर्मेट में दिया है, मैं वहां पे आपको जरूर बता दूंगा इसको। ये नॉर्मल है, आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको एक बढ़ते हुए घनत्व मतलब कि डेंसिटी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बहुत आसान है, इसको हम आपको आगे जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए स्किप करके आगे बढ़ते हैं इसको। अगला छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको इसमें एमसीक्यू में दिया इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि एमसीक्यू में आपको दिए हैं। अब आइए यहाँ पर इस बात को जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है इसको देखिए, मैं कलर आपके लेकर के चेंज कर ले रहा हूं कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को क्या कहना है? कहने का मतलब जो ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो गलनांक है उसका, उनके जो कण है उनके बीच क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से उनका सामर्थ्य दिखा रहा है कि वो चीजों को कितने आकर्षण से उनको अपने तरफ खींच ले रहे हैं, मतलब आकर्षण बल से सामर्थ्य को दिखा रहा है इन दोनों के बीच में। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं फिर आपके जो चैप्टर से बनने वाले प्रश्न हैं उनको लेकर के। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, सेल्सियस में परिवर्तित करना है और इसको भी सेल्सियस में। तो मैंने बोला था जब सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो इसमें से 273 माइनस कर लेंगे। ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि केल्विन बड़ा है कि डिग्री सेल्सियस बड़ा है, तो कहेंगे सर आप डिग्री सेल्सियस बड़ा है ना। ये बताइए, जब किसी छोटे से बड़े में हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए केल्विन छोटा है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसमें से हम डिग्री सेल्सियस वाली चीज मतलब इस 273 केल्विन को माइनस कर देंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम अब एक एक सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने तैयार किए हैं। जैसे आपको 300 केल्विन की बात करना है, इसको डिग्री सेल्सियस में बताना है। इसमें से नॉर्मली हम इस केल्विन में से 273 को माइनस कर लेंगे, ये फार्मूला है के माइनस 273। तो 300 में 273 को माइनस करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे इसकी बात करें, इसमें से देखिए कहाँ गया ये, 573 है ना, 573 में से 273 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आसान है। वैसे ही हम बात करेंगे दूसरा कि अब डिग्री सेल्सियस को तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें से आपको क्या करना है, अब आपको 250 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, 273 आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको पढ़ना है। कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी। जो अभी हमने पढ़ के आया है वही आपको यहाँ पर भी बताना है, उसी का अभ्यास करवा रहा है। कर वो तो अभ्यास प्रश्न था, ये चैप्टर के प्रश्न है। कह रहा है कि अब जब 250 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो हमको पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो जल वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है, मतलब जल खौलना शुरू करता है। इसलिए जब 250 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या बात करेंगे कि जो आपका जो जल की भौतिक राशि होगी, भौतिक स्वरूप, वो कैसा होगा, वो वाष्प होगा, मतलब कि गैसियस की फॉर्म होगी। समझ में आया? वहीं हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्वथनांक आपका मतलब बॉइलिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब जो जल पहले द्रव में कन्वर्ट जल में रहेगा, द्रव में रहेगा, उसके बाद यही द्रव आपका मिश्रण मतलब आपका गैसियस के फॉर्म में शुरू हो जाएगा कन्वर्ट होना। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की बात क्या कह रहा है। तीसरा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसके आंसर में मैंने आपको यहाँ पे सामने स्पष्ट रूप से लिखा है, क्यों रहता है, क्योंकि जो उसका तापमान हमेशा क्या रहता, तापमान स्थिर रहते हुए पदार्थ में ऊर्जा के कणों के बीच अंतर क्रियाओं और संगठन परिवर्तन में जाती है, न कि कणों की गति को बढ़ाने में। इसीलिए बात कर सकते हैं कि जो आपका अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी हम बात करें कि बर्फ को पिघलते समय प्राप्त जो उष्मा होगी वो पानी के कणों के बीच में बंधन तोड़ने में जाती है। दूसरी बात, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो विधि कौन सी सुझानी है भैया, आसान है ये क्या है कि गैस को जब सख्त ठंडा और संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड करना हो
यह प्रक्रिया वायुमंडलीय गैस को द्रवित करने में मतलब लिक्विफिकेशन करने में प्रयोग की जाती है। दूसरी बात, अब फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इनका भी मैंने जवाब आपको अच्छे से दिया है। क्वेश्चन आपके ढंग से पढ़ लीजिए। पहला, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्यों करता है? ये सबको पता है क्यों करता है। एक ही रीजन है, वाष्पीकरण की दर इसकी बढ़ जाती है जिसकी वजह से। कह रहा है कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। वायुमंडल में क्या होती है? जलवाष्प कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आ गया बात। और जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा को अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित हो जाता है, अतः कूलर अत्यधिक क्या हो जाता है? जल्दी से ठंडा हो करता है। दूसरे क्वेश्चन में हम बात करेंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्मियों में ठंडे का घड़े का जो जल होता है ना, वो ठंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा गर्मियों में आप लोग मटका लाते होंगे, उसमें पानी भरते होंगे, काफी ठंडा महसूस करते होंगे। गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है और ठंडियों में जलवाष्प क्या होती है? ज्यादा होती है। कहने का मतलब यही, जो वाष्पन की दर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और घड़े में छोटे छोटे क्या होते हैं? मतलब रंध्र हो जाते हैं, इसको हम रंध्र बोलते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिनसे पानी क्या होता है? धीरे धीरे रिसता रहता है। और जब पानी धीरे धीरे रिसता रहेगा तो वाष्पन के लिए जल को अधिक उष्मा मिलेगा, और वो पानी जो घड़े का पानी होगा वो धीरे धीरे उसी वाष्पन के चलते, उसी छिद्रों के रास्ते वो पानी ठंडा होता रहेगा। समझ में आया? तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने बीपीएससी को देखते हुए सभी प्रश्नों को तैयार किया है। ये जो आयोग है ना, आपको एनसीईआरटी इसका एकदम प्यारा हो गया है, और एनसीईआरटी प्यारा हो गया तो हम लोग का भी प्यारा हो गया है। हम लोग भी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, और पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो मेरे नोट से बाहर आए। मेरी पूरी कोशिश है अब एनसीईआरटी से यदि क्वेश्चन बनता है, और एनसीईआरटी से ही बनेगा। थर्ड नंबर है कि एसीटोन या जो पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली पर ठंडी क्यों हो जाती है? देखते हैं कि जो नेल पॉलिश होता है उसमें एसीटोन पाया जाता है। आप जैसे ही थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा महिलाएं क्या करती हैं, थोड़ा फूंक मारती है, वो तुरंत सूख जाता है। ठीक है ना? आपकी और थोड़ा सा देखते होंगे सनसनाहट सा लगता है। ये क्यों होता है? इनका भी रीजन हम जान लेते हैं। इनका रीजन यही है कि ये इत्र वाष्पशील पदार्थ है, और इन्हें हथेली पर रखते ही हाथ को गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, और इसलिए उसमें ऊर्जा हथेली से लेते हैं, और जिससे वो क्या होती है? ठंडी हो जाती है। चौथी हम और लास्ट प्रश्न हमारा इसका नहीं, एक और है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध चाय, कह रहा है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? रीजन क्या है? क्यों जल्दी से पी लेते हैं? उसका रीजन यही है कि जो चाय की जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और जिससे उसकी जो वाष्पन की जो रेटिंग मतलब होती है, समय होता है, वो काफी धीमा होता है, और वो जल्दी देर में ठंडी होती है। ठीक है ना? जल्दी से ठंडी नहीं होती है। और तब पीने में क्या होती है, जब वो चीज गर्म होगी तो पीने में आपको देरी लगेगी। लेकिन जब हम प्लेट की बात करेंगे तो उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब वो सतह का क्षेत्रफल बढ़, अभी बताओ थाली में लेकर के आप चाय पिएंगे तो सतह क्षेत्रफल बड़ा ही है, और कोई कप में पी रहा है उसका क्षेत्रफल देखिए छोटा है। जाहिर सी बात है, जो थाली में पीने वाला इंसान होगा वो जल्दी पी लेगा, क्योंकि वो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। समझ में आया? बस यही है, और कोई नहीं है इसमें पॉइंट। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो मैंने बताया आपको कि गर्मियों में आपको पता ही है, गर्मियों में कॉटन चीजें मतलब सूती के वस्त्र ज्यादा हमें धारण करने चाहिए, जिससे हमें ठंडक की महसूस होती है। वही बात इसमें कहा भी गया है, जैसे कि गर्मियों में हमें सूती के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण पसीने अधिक आते हैं, जिससे हमें ठंडक मिलती है, और हमें जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, मतलब आपको ठंडक महसूस होती है। और सूती कपड़े पहनने से जो जल का, एक और रीजन है कि जल का अवशोषण अधिक होता है, मतलब पसीने आपके शरीर में नहीं रहते हैं, कपड़ों में चले जाते हैं, जिससे आपको वायुमंडल में आसानी से वो वाष्पित होकर के
आपको एक ठंडा महसूस होता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे ज्ञान है, जहाँ तक हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको समझा पाऊँ। अब मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डाला है। देखिए, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है आपको। मैंने बोला ना कि आपको दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें राशियां हैं, इसके मात्रक हैं और इसके प्रतीक हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे तापमान की मात्रक क्या होती है? केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। लंबाई का मीटर होता है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। संहति को हम बोलते हैं, आपको किलोग्राम याद रखिएगा, जिसको हम केजी से नापते हैं। भार, भार का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। आयतन का जो मात्रक होता है घन मीटर, जिसको हम मीटर के फिर क्यूब बोलते हैं, और इसका प्रतीक यही होता है। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको हम केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। यदि हम दाब की बात करें तो दाब दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, जिसको हम पीए की बात करते हैं प्रतीक के रूप में। अब देखिए इस चैप्टर से, और हर एक चैप्टर को आपको ये वाला पार्ट जरूर पढ़ना है। क्या आपने क्या सीखा अभी तक इस किताब से, और हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। चलिए, पहला पॉइंट कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है। तीसरी बात है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में गैस के कणों में सबसे कम, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। मैंने अभी क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। मतलब रिक्त स्थान इसमें कम होगा, मतलब इसके पार्टिकल काफी पास पास होंगे। वहीं गैस में अधिकतम होता है, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। अगला पॉइंट है, ठोसों के लिए आपको कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल और स्खलित होती है। गैसों में कोई क्रम ही नहीं होता है, यानी कण इधर से उधर अनियमित रूप से गतिमान होते हैं, विचरण करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं अंतः परिवर्तित होती हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे कि जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो ये कंप्लीट अंदर के अभ्यास थे, प्रश्न अंतर्गत प्रश्न थे, वो सब थे। अभी और भी इसमें का पॉइंट है, इसको कंप्लीट कर लें, फिर यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। डोंट वरी। थक गए होंगे आप लोग थ्योरी पढ़ते पढ़ते। ये थ्योरी नहीं है, ये आपको अभ्यास में करा रहा हूँ, जो अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं। मैं अपने पास से कोई प्रश्न नहीं जोड़ा हूँ, केवल उसी प्रश्नों का मैं संग्रह लाया हूँ, और उनका मैं आपके सामने सॉल्यूशन, उसके उत्तर, उसको व्याख्या तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनान की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण की सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया का भी हम नाम देते हैं, आपको बुक में मिलेगा। सतह के कारण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं, और द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति, अब देखिए किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। पहली बात, सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग हो। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। वही एसीटोन वाले जो हम बताए हैं आपका। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे कि संगलन की जो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है, वो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब हम आते हैं आपको कंप्लीट एमसीक्यू की तरफ, जो जिसमें पूरे एमसीक्यू है, और एक एक लाइन किताब से मैंने उठाया है, आप जाकर के मैच करा सकते हैं। चलिए,
यहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है, देखिए मत, जहां जहां होगा मैं आपको डिस्क्राइब करके जरूर समझाऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है इसका कि किस गुण से पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, यदि पदार्थ की पहचान करना हो तो हम घनत्व से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? घनत्व से। और भी चीजें हैं जानने के लिए, जैसे आपकी गलनांक से हम पता कर सकते हैं, क्वथनांक से पता कर सकते हैं, अपवर्तनांक से पता कर सकते हैं, चुंबकत्व या रंग स्वाद, इन सब से हम पता कर सकते हैं पदार्थ। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कह रहा है कि पदार्थ किसके बिना उपस्थित नहीं हो सकता है। तो पदार्थ पदार्थ द्रव्यमान के बिना उपस्थित नहीं हो सकता है। और द्रव्यमान का मतलब कि यह किसी भी पदार्थ का एक, ये क्या होता है, ये मूल गुण होता है। किसी भी पदार्थ क्या होगा, ये मूल गुण होगा, इसके बिना ये उपस्थित नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब आप कहेंगे कि सर पहले वाले प्रश्न में कह रहा है कि पदार्थ की पहचान की जा सकती है, तो पदार्थ की मतलब किस प्रकार का पदार्थ है, तो उसके घनत्व से ही तो बनाएंगे। इसमें इस प्रश्न का ये नहीं मतलब है कि आपको पदार्थ है कि नहीं है। पदार्थ की पहचान मतलब किस प्रकार का पदार्थ है, तो जब तक उसकी घनत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम पदार्थ की पहचान नहीं कर पाएंगे। पदार्थ तो है, लेकिन किस प्रकार का पदार्थ है वो उसके द्रव्यमान से पता नहीं चलेगा, वो उसके घनत्व से पता चलेगा। लेकिन क्या यह पदार्थ है, तो इसमें क्या उपस्थित होना जरूरी है, तो उपस्थित होना क्या जरूरी, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि बिना उपस्थिति नहीं हो सकता, मतलब द्रव्यमान तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जगह को घेर रहा है। तो जब तक द्रव्यमान नहीं हो तब तक वो पदार्थ होगा ही नहीं। इसलिए जो आपकी एसेंशियल पार्ट हो गया वो द्रव्यमान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब हम आते हैं, आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्या रहा है क्वेश्चन, ये अच्छा पॉइंट है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। देखिए, मूल 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था, ये शायद सबको पता है। 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था, ऑप्शन नंबर 4 आपको मिलेगा, जिसको हम पंच तत्व का नाम देते हैं। अगले क्वेश्चन में वो भी मिल गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचतत्व में शामिल नहीं है। तो देखिए कौन कौन से शामिल हैं उनको देखते हैं। वायु है हमारा, अग्नि है, जल है, आकाश भी है, लेकिन इसमें से देखो कोई नहीं है, सबका सब है। इसका मतलब जो सही ऑप्शन होगा इसमें से, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो पंचतत्व में शामिल ना हो। ये सब के सब आपके पंचतत्व में शामिल है। क्लियर है? अब इसमें आपको केवल एक पॉइंट छूटा है, इसमें पृथ्वी नहीं दी गई है। यही पृथ्वी को मिलकर के नहीं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये कंप्लीट 5 तत्व आपके माने गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, ये कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो 2 प्रकार में वर्गीकृत किया था, पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक प्रकृति। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब बनता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक गुण है, ये बताइए। आपको रासायनिक गुण का मतलब ये हुआ जिसको हम पहले वाले फॉर्म में नहीं बता सकते, मतलब उसको दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, मतलब किसी दूसरे प्रारूप में वो परिवर्तित हो गया, मतलब नया पदार्थ बन गया। जैसे सब्जी लाएं और सब्जी को काट के हम खा गए तो फिर से क्या वो हरी सब्जी बन पाएगी? नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं वो एक प्रकार से रासायनिक गुण है। वही हम बात करें पानी में घुलनशीलता। पानी में घुलनशीलता का मतलब क्या हुआ, यदि हम पानी में चीनी घोल दें फिर हमको चीनी बनाना हो तो उसको आप गर्म करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद से वो फिर से चीनी बन सकता है। यहाँ ये आपका रासायनिक गुण नहीं है। लेकिन हम लौ में जलना, लौ का जलना का मतलब किसी चीज को आप जला दें और जला करके वो राख हो गया, खत्म हो गया, तो क्या वो दोबारा अपने फॉर्म में मिल पाएगा? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं यही हमारा क्या है, एक प्रकार का रासायनिक गुण है। तो भौतिक और रासायनिक गुण तो सारे सब आप लोगों को, इतनी छोटी चीज तो सबको पता होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको टीआरई में मिले हुए हैं। तो ठोस का आकार आपको निश्चित होता है, मतलब इसका आकार स्थिर होता है, और जब आकार स्थिर होता है उसका आयतन भी स्थिर होता है, मतलब आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। यदि आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो एक बार ना एक मेरा हेल्प कर सकते हैं आप, इसमें हाइप दे सकते हैं।
कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचने को मौका मिलेगा। अब कह रहा है कि द्रव्य का आकार और आयतन कैसा होता है? देखिए, द्रव्य का आकार क्या होता है कि आप जिस बर्तन में उसको रखेंगे, वो उसी का रूप ले लेगा। बात हमारी समझ रहे हैं? इसका मतलब उसका आकार तो बदलेगा, कन्फर्म है, स्थिर तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका आयतन स्थिर रहेगा। आकार आपका बदलेगा लेकिन आयतन क्या होगा? स्थिर होगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बताइए। जब इन चीजों को आप मतलब कोई भी चीज तापमान को बढ़ाएंगे और कणों में गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा में गति उसकी तेज हो जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल के एनर्जी पावर मिलेगा और उसमें क्या होगा? वो काफी दूर दूर तक फैलने लगेंगे। मतलब उसकी गति में आपका स्पीड मतलब गति ज्यादा होने लगेगी। ठीक है ना? अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं आपको लेकर के अब 10 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में है। स्वतः मिलना आपका क्या हो जाएगा? उसी को हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। विसरण का मतलब, जो विसरण की क्रिया होती है, ये द्रव और गैस दोनों में होती है। मैं आपको बता दूं, विसरण की क्रिया द्रव और गैस दोनों में होती है और इसकी ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके जो जो पदार्थ के कण होते हैं ना, यानी पदार्थ के कण, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से आपको उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों क्षेत्रों में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति करते हैं। समझ में आ गया? गति करते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका विसरण। तो विसरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं? वो गति करते हैं। और ये विसरण की दर आपकी दोनों में होती है, द्रव और गैस में, लेकिन ठोसों में नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्वतंत्र रूप से फैले नहीं होते, काफी एक दूसरे उसमें अंतराणु बल बहुत ज्यादा होता, मतलब उसके पार्टिकल्स काफी रूप में बंधे होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ, दो पदार्थों का ये तो हो गया ना, सॉरी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं 11 नंबर की तरफ। विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? ये बताइए, विसरण की दर किसमें अधिक होगा? जिसमें जाहिर सी बात है, जिसमें उसके पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत दूर दूर तक होंगे, स्वतंत्र रूप से फैले होंगे। सबसे ज्यादा किसमें होंगे? आपको गैस में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता नगण्य होती है? संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उनको हम बहुत कम दबा सकते हैं, मतलब ना के बराबर दबा सकते हैं। तो भाई गैस तो संपीड्य है, सबसे ज्यादा संपीड्यता गैस में होती है, उसके बाद थोड़ा गैस में होती है, मतलब उससे कम, और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या रहा है, आप देखेंगे मेरी कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर का नहीं मिलेगा, वरना आप निकाल के दिखा दीजिए तो जो कहेगा वो हार जाऊंगा मैं। आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी है। रबर बैंड को खींचा जा सकता है और उसका आकार बदला जा सकता है, इसे किस प्रकार का पदार्थ माना जाएगा? ये बताइए, आप इसको किस प्रकार से पदार्थ मानेंगे? तो ये तो एक प्रकार का ठोस है ना, रबर बैंड क्या है? ठोस है कि नहीं है? तो नॉर्मल आसान की आसान भाषा में दिया हुआ है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उसी बर्तन का आकार लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये बताइए, चीनी क्या है? एक प्रकार का चीनी एक प्रकार का ठोस ही तो है। तो इस प्रकार का ये जो ठोस है, यहाँ अर्थ क्या हुआ कि जो इसका बर्तन में रख रहा है उसका आकार ले ले रहा है, लेकिन वो चीनी का आकार नहीं बदल रहा है। चीनी तो फिक्स है ना, इस चीनी की ही तो बात करें। इस प्रकार ये क्या है? एक प्रकार का तो ठोस है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इस बार ना एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं समझा पा रहा था पहले आपको, वो बहुत लोगों का कंप्लेन था, सर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया करिए। अब देखिए, स्पंज स्पंज एक ठोस है लेकिन इसका संपीड़न संभव है। क्यों संपीड़न संभव है? क्योंकि उसके अंदर गैस होते हैं, ठीक है ना।
मतलब गैस के बुलबुले होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको क्या है, 2 सही है। निम्न में से किसमें विसरण संभव नहीं है? तो मैंने बताया आपको किसमें विसरण संभव नहीं है, तो ठोस में विसरण संभव नहीं है। कह रहा है कि द्रव आसानी से बहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कण आपस में जुड़े नहीं है, ठीक है, और वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि जो उसमें जल में घुलकर द्रव में विसरित होते हैं और उसमें सांस लेने में उनको मदद करते हैं। गैस की संपीड्यता क्यों अधिक होती है? क्योंकि गैस में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। वायुमंडल में गैसें गैसों और एलपीजी और सीएनजी ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का सामान्य गुण क्या है? सामान्य गुण यही है कि ये दोनों के दोनों काफी अधिक संपीड्य है, ठीक है, और संपीड्य होने के साथ साथ इनको आराम से हम एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। गैस बर्तन में क्यों फैलती है और पूरी तरह से भर देती है? इसलिए क्योंकि जो गैस के कण है ना, वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और वो कहीं भी जाकर के बर्तन की दीवारों पर जाकर टकरा देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसमें पूरी तरह से गैस बर्तन में भर जाती है और फैल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः द्रवों का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन बर्फ जल में तैरता है, इसका कारण क्या है? देखिए, दूसरी बात, इसमें दो बात कह रहा है। कह रहा है कि वैसे हम जानते हैं कि जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस की तुलना से काफी कम होता है, लेकिन जैसे ही हम बर्फ का टुकड़ा हम पानी में डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरने क्यों लगता है? तो देखिए, जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरने लगेगा। इसका मतलब कि जो हमारा बर्फ की डेंसिटी होगी वो जल की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी, यानी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या है, कम है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे। समझ में आया? यानी जिसकी डेंसिटी जिसका घनत्व कम होता है वो चीज पानी के ऊपर रहती है। यदि उसकी, जैसे मान लीजिए कील की बात करें, तो कील को आप नदी में डाले, पानी में डाल दे तो कील तो डूब जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो चीज डूब जाती है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बर्तन के आकार को नहीं लेता है? ये बताइए। जल को रखेंगे तो बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेगा, बिल्कुल। दूध को भी रखेंगे, ये भी लिक्विड है, ये भी ग्रहण कर लेगा। ऑक्सीजन गैस तो ये तो पूर्ण रूप से आपका पूरी बर्तन के दीवारों तक फैल जाएगा, लेकिन क्या लोहा को 5 किलो रखें तो पूरे बर्तन में फैल जाएगा? नहीं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? अभी आप पढ़ के भी आए हैं, द्रव्यमान बटा आयतन किसको बोलते हैं? तो घनत्व को बोलते हैं। अब आइए, यही क्वेश्चन था ना जो मैंने आपको बोला था, आपको एग्जाम इसमें आपको पॉइंट में मिल जाएगा। कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए घनत्व क्रम में लिखना है, मतलब कि इसमें देखना कि सबसे कम घनत्व किसका होगा। ये बताइए, सबसे कम घनत्व का मतलब कि इसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर तक होंगे, तो जाहिर सी बात है पहले वायु होगा। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब आ गया इसमें भी वायु है, इसमें भी वायु है। अब आप बात करें इसमें कौन कौन सा है, वायु खत्म कर दिए, चिमनी, शहद, जल, चाक, रुई। जाहिर सी बात है, यदि हम बात करें जल और जल और रुई की, तो रुई आपका क्या होता है, रुई क्या होता है, काफी हल्का होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसका मतलब ये रुई आ गया। रुई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। रुई के बाद से क्या होगा, तो रुई के बाद से जल आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। अब यहाँ से बदलेगा। ये बताओ, पहले शहद आएगा कि चाक आएगा, किसकी डेंसिटी कम होगी? जाहिर सी बात है चाक की डेंसिटी ज्यादा है शहद से, ठीक है ना, इसलिए शहद पहले आएगा और शहद से बड़ा है चाक, और उसके बाद सबसे ज्यादा कौन है, तो लोहे का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे। अब हम आते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो सिलेंडर है वो कौन सी गैस है? तो हमारी जो सिलेंडर है वो एलपीजी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम
और इसको क्या बोलते हैं, गैस। ठीक है, ये हो गया। 27 नंबर की बात करेंगे। सीएनजी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इसको हम बोलते हैं संपीडित, जिसको हम बोलते हैं आपका सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड। फिर हो गया आपका नेचुरल, नेचुरल। फिर हो गया आपका गैस। कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, ठीक है, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और गैस, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों जरूरी है भाई। क्या पूछते एग्जाम में, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या, ये बताओ। ठोस पिघल करके द्रव बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो गलनांक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है, सब लोगों को पता है, 273.15 केल्विन होता है। संगलन किसे कहते हैं, तो संगलन वो चीज होता है जब ठोस सीधे द्रव में परिवर्तित होता है, उसको हम संगलन कहते हैं। अब इसी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपके आपके बुक में दिए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे मान लिया कोई चीज ठोस है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करें, जैसे कपूर, वो ऊर्ध्वपातन हो गया। लेकिन वो गैस से सीधे आपकी ठोस में परिवर्तित हो रही हो तो नीचे पर कहलाएगा। लेकिन कोई भी चीज गैस है और गैस को आपको द्रव में परिवर्तित करना है तो संघनन, जैसे ओस की बूंदें होती हैं आपकी, संघनन, जैसे हम आपका पानी को बॉयल करते हैं तो ऊपर आप ढक्कन रखिए, उस पर देखिए छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट बन जाते हैं, तो आपकी संघनन है। लेकिन वही वाटर ड्रॉपलेट आपको गैस में फिर परिवर्तित होने लगेंगे तो वही वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन यही द्रव यदि आपका फिर से जमना शुरू होता है तो इसको हम जमना बोलते हैं, फ्रीजिंग का नाम देते हैं। लेकिन यही जो ठोस आपका द्रव में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगा जिसको हम संगलन का नाम देते हैं, मतलब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाता है, इसको हम संगलन का नाम देते हैं। तो समझ में आया, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतरारूपण है, ये अंतरा अंतरा रूपांतरण है, रूपांतरण बोल सकते हैं कुछ भी। अगला पॉइंट कह रहा है कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, ये बताइए। जब ठोस की गलने की प्रक्रिया होगी तो वहां पर जो आपका जो तापमान होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका समान रहेगा। कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब जरा हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जो तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन होता है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। इसकी सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक हटा करके हम केवल 273 की ही बात करते हैं। तापमान की माप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केवल हमको 273 घटाना होता है, वहीं सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमको 273 जोड़ना होता है। क्लियर है मेरी बात। अगला पॉइंट 34 के तरफ, किस तरह की वृद्धि दर्शाए बिना उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस उष्मा को हम क्या बोलते हैं। उसी को बोलते हैं जब आपका कोई भी वृद्धि बिना दर्शाए ही आपको उष्मा में परिवर्तित कर रही है, उसी को बोलते हैं गुप्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊर्जा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक प्रकार का ये अवस्था अवस्था जो परिवर्तन के दौरान अवशोषित होती है। जब कोई भी उष्मा जब अपना अवस्था परिवर्तन करता है, इसी समय ये क्या होती है, अपना अवशोषित होती है, इसलिए इसको हम गुप्त ऊर्जा का नाम देते हैं। 35 नंबर, किसी ठोस के गलन की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तापमान स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि कणों की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। क्लियर है मेरी बात। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ आते हैं हम। कह रहा है कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक जो उष्मा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को तो बोलते हैं संलयन की गुप्त उष्मा। जब कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है तो उसमें जो उष्मा, उसकी आवश्यक उष्मा की मात्रा उनको जरूरत पड़ेगी, उसी को संलयन की गुप्त उष्मा का नाम देते हैं। अब आता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में क्या बोलेंगे, 273 केल्विन। पर जल के जो कणों की ऊर्जा होती है वो किससे अधिक होती है,
वो वो अधिक होती है आपकी, जैसे मान लीजिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कण होंगे उससे अधिक होगा। क्लियर है मेरी बात? अब द्रव के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर उबलना शुरू होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वथनांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जल का क्वथनांक कितना केल्विन पर होता है? ये तो सबको पता है। जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका कौन सा? 273 और प्लस 100 और केल्विन जुड़ जाता है, इसलिए होता है 373 केल्विन। क्लियर है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। इसके साथ ही हम आपको बताएं, जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट इसका नाम है, वो आपको जो द्रव होते हैं उसमें गैस में बदलने के लिए उसकी आवश्यक ऊष्मा होती है। 41 नंबर है हमारा कि किस अवस्था में कणों के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है? किस अवस्था में होगा आप बताइए? तो ये जो अवस्था होगी वो होगी गैस। क्या होगा? यानी इस गैस में आपके क्या होगी? सबसे अधिक ऊर्जा होगी। रीजन क्या है? क्योंकि जो गैस में जो गैस के यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि गैस इसलिए होगा इसका आंसर, क्योंकि गैसों में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गैसों में कण स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से और सबसे तेज या तेजी से संगति करते हैं, इसीलिए ये रीजन होता है। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी आपको आसान होगा, आप बता सकते हैं। जब गैस है सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? ठोस बन रहा गैस से सीधे अरे भई आपको हमने अभी एक चार्ट भी तैयार करवाया था आपके सामने ना। एक देखिए ये चार्ट बनवाया था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं आपको सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया है। क्या है? गैस से सीधे ठोस। इसका नाम क्या है? निक्षेपण। क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम है निक्षेपण। ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ। अगला है दाब के बढ़ाने और तापमान को घटाने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस पर यही प्रभाव पड़ेगा कि जो गैस होगी वो द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जब गैस में दाब बढ़ाया जाएगा और तापमान को घटा दिया जाएगा, जो गैस होगी वो द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। ये एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी भैया, कोई भी कहीं से कोई प्रश्न बाहर निकल नहीं है। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर, इतना तो आपको करना है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला पॉइंट, अगर वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटीएम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवर्तित होगी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। जब उसको 1 एटीएम का दाब लगेगा तो ये बताओ तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में सीधे परिवर्तित हो जाएगी? सीधे आपको गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ये तो सबको पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, इसको हम शुष्क बर्फ का नाम देते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाती है? वो वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्प में परिवर्तित हो रहा है ना तो वाष्पीकरण कहलाएगी। और ये वाष्पीकरण की गति किन कारकों पर निर्भर करती है? उसके सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, तापमान पर भी निर्भर करेगी, और जो वायु की गति है वो कितनी धीरे है कितनी तेज है इस पर भी निर्भर करेगी। इसलिए हमारा सही ऑप्शन चौथा है। वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो होगा कि उसकी वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। यही आपका इस पे प्रभाव पड़ेगा जब आर्द्रता अधिक होगा तो। जाहिर सी बात है उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा क्योंकि आर्द्रता ऑलरेडी आपके वायुमंडल में ज्यादा है। गर्मियों में पसीना सूखने पर शीतलता महसूस होती है, इसका भी कारण यही है वो वाष्पीकरण। क्या है आपका? वाष्पीकरण। हमने पहले ही पढ़ लिया है इस सबको अभ्यास वाले प्रश्न में। सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो वाष्पीकरण पर यही प्रभाव पड़ेगा कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे आपको शीतलता महसूस होती है। सतह के क्षेत्रफल व बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा? तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। सही जवाब है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण आपका क्या होगा? वो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, मतलब बहुत तेजी रूप से इवेपोरेट होना वो शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। मैं आपको बताऊं, इन सब के आपको पॉइंट हमने अभी एक एक कट करके लगाया भी है, उनको जरूर पढ़ेंगे हम। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में जो चमक होती है वह किसके कारण होती है? वो होती है गैसों के आयनीकृत चुंबकीय होने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अब कह रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बहुत कम तापमान और अत्यंत वहां पर कम घनत्व हो तो आपका बोस कंडेंसेट पाया जाता है। वाष्पीकरण के दौरान शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो जल की कण की ऊर्जा होती है अवशोषित करके वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी बूंद पर जल की बूंदें क्यों बनती है? वही बनती है कि जो जलवाष्प में आपके रंध्र होते हैं, छींटे होती हैं, छिद्र होते हैं और वायु में उपस्थिति के कारण जलवाष्प ठंडे सतह से ठंडा होकर आपका द्रव बन जाता है। गर्म शुष्क दिन में पसीना अधिक ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि उष्मा उसमें क्या होती है? अवशोषित होती है और वो तुरंत सूखने के बाद से आपको शीतलता का महसूस होता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि गर्मियों में एसीटोन पेट्रोल या इत्र हाथ पर लगाने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? इसलिए महसूस होती है कि जो जल है वो वाष्पीकृत हो गया है, इवेपोरेट हो गया और जिस जगह आपने लगाया है वो जगह होकर वो उष्मा अवशोषित कर रहा है, इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सा ठंडक का महसूस करने को मिल सकता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में जिस भी व्यक्ति को, जिस भी भाई बहन को जो भी आपको जरूरत है, कमियां महसूस हो रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। नहीं कमेंट बॉक्स कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, सर इसमें ये चीज हो सकता है। वैसे पूरे एफर्ट के साथ मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, बहुत दृढ़ के साथ पढ़ाया है, बहुत प्यार से पढ़ाया है, तो प्लीज आपको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 2 कहता है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम करने वाले हैं इस चैप्टर से जो भी पढ़ने वाले जो जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, जो आपके एक्सरसाइज वाले प्रश्न हैं पीछे, उनको सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाएंगे भी।